दोस्तों कल हमने एक मुद्दा डिस्कस किया था जहां मैंने बात करी थी कि हो सकता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमारे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी उनको अरेस्ट कर सकते हैं। पर एक्चुअली हुआ बड़ा ही इंटरेस्टिंग। जो चीफ मिनिस्टर जी हैं उन्होंने यहाँ पर बोला कि आपके जो ईडी के समन थे ना उनमें काफी गड़बड़ियां थी। तो उन्होंने उल्टा क्या किया, जाने की बजाय उनको रिप्लाई दे दिया। मतलब उनको एक लेटर लिख दिया। उस चिट्ठी में लिखा कि भैया आपने ये तो बताया नहीं कि मुझे आप बुला क्यों रहे हो, किस कारण की वजह से, क्या मुझे किसी जुर्म के अंदर एक्यूज्ड हूं मैं, या फिर किसी के अंदर मैं विटनेस की तरह बुलाया जा रहा है। ये तो आपने क्लैरिफाई नहीं किया। ना ही आपने ये बताया कि आप बुला किसको रहे हो। क्या आप अरविंद केजरीवाल जी को बुला रहे हो, क्या आप दिल्ली सीएम को बुला रहे हो, या फिर आप आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर को बुला रहे हो। आप कहोगे सर ये तो एक ही पर्सन है। अरे पर्सन एक ही है पर लीगल लैंग्वेज में तो चीजें अलग अलग होती है ना। तो बेसिकली ना इन्होंने जो ईडी का समन था उसमें बहुत सारी खामियां ढूंढ ली कि आपने ये सारी चीजें तो बताई ही नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। प्लस एट द सेम टाइम आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है काफी काफी फिशी है। काफी आप ढंग से नहीं कर रहे हो, मतलब ढंग से नहीं बोलूंगा बट काफी सारी मोटिवेटेड है कि बीजेपी के पर्सन भी इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा चीजें बोल रहे हैं। तो ये उन्होंने इसके रिगार्डिंग इस तरह से वापस उनको सवालों की एक चिट्ठी भेज दी है। अब आप सोचोगे सर ऐसा कर सकते हैं क्या हम, मतलब कि ईडी ने हमें बुलाया है और हम जाए ना, उल्टा उनकी चिट्ठी में गलतियां निकाल दे। देखो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। एक्चुअली होगा क्या, तो आप सोचोगे सर बार बार ये तो करते रहेंगे, वो वापस चिट्ठी भेजेंगे, वापस हमारे सीएम साहब कुछ यहाँ पर कुछ गड़बड़ी निकाल देंगे। देखो ऐसा यहाँ पर ना वो मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ ना, उन्होंने समन भेजा था तो समन इन्होंने मना कर दिया, मतलब मना नहीं किया, उनके रिप्लाई पूछे हैं। अब यहाँ पर अगर मान लो फिर से ऐसा होता है और उसके बाद फिर से ऐसा होता है, तो अगर 3 बार ये चीज हो जाती है ना कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाता है और वो वापस नहीं जाते ईडी के पास, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अरेस्ट किया जा सकता है डायरेक्टली। अभी क्या हो रहा है ना, अभी बस इनको बुलाया जा रहा है कि भैया आप आओ, कुछ आपसे बातचीत करेंगे, कुछ पूछताछ करेंगे, फिर जो भी होगा अकॉर्डिंगली ठीक है। आप गिल्टी होंगे तो गिल्टी सही, नहीं होंगे तो नहीं सही। पर यहाँ पर अगर 3 बार उन्होंने ऐसा नहीं ना किया और 3 बार मतलब बुलाने पे नहीं गए, तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। ये आपको थोड़ा सा मैं जो प्रोसेस बताना था, आई होप ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे, बाकी चीजें आपको डेफिनेटली पता ही है। तो दोस्तों डेट है आज की 3 नवंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। कल देखो 4 नवंबर है, मैंने आपको बताया भी हुआ है, लखनऊ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमिनार हो रहा है जहां पर आप हमारे जो फैकल्टीज हैं उनके साथ आप मीटअप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है, लोकेशन भी यहाँ पे दी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर ही। तो डेफिनेटली आप इस जो इम्पॉइंट सेशन है ना, इस सेमिनार को अटेंड कीजिए। रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे नीचे आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये होने जा रहा है। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एक टॉपिक सीबीएएम के बारे में। सर ये सीबीएएम क्या है? देखो सीबीएएम का अर्थ है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अभी हमारे जो पीयूष गोयल जी है ना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, इन्होंने कुछ यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बातें कही हैं, तो इस वजह से न्यूज में था। पर पहले आप ये सीबीएम आखिर है क्या ये समझो। देखो एग्जांपल देते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करो, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन में ना एक्चुअल में ना काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, किस चीज के लिए, ये चाहते हैं कि भैया जो हमारी प्रोडक्शन हो वो प्रोडक्शन काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी भी चाहिए। अब जब चीजें ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरह से प्रोड्यूस होती हैं, अभी के लिए हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, और इस वजह से जो कॉस्ट होती है ना प्रोडक्ट्स की, वो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कहने का पॉइंट क्या है कि अगर कोई चीज मान लो यूरोपियन यूनियन के अंदर उसकी प्रोडक्शन हो रही है, तो लेट से उसकी कॉस्ट कुछ आ जाती है। ठीक है। अब हो सकता है ना अगर दूसरी कोई कंट्री हो, कोई XYZ कंट्री, वो इतना ध्यान नहीं दे रही है एनवायरनमेंट के बारे में। अगर सर एनवायरनमेंट के बारे में ध्यान नहीं दे रही तो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, बिल्कुल ठीक बात है। पर एनवायरनमेंट को पोल्यूट जरूर कर रही है, पर उसको बनाने की जो कॉस्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है, वो उसको काफी कम लग रही होगी क्योंकि वो एनवायरनमेंट का ध्यान ही नहीं दे रही। तो इस वजह से लेट से उसकी कॉस्ट आ जाती है वहां पे, जो भी आपका ठीक है ना, तो कम कॉस्ट आती है। तो यहाँ पर कॉस्ट कम आ रही थी, यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा आ रही थी। आपके हिसाब से प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? कम कॉस्ट वाला खरीदेगा कोई बंदा प्रोडक्ट, या फिर ज्यादा कॉस्ट वाला? आप बोलोगे सर कम कॉस्ट वाला क्योंकि वो सस्ता है। तो यहां पर ना इसके बीच में यूरोपियन यूनियन क्या लगा देगा, एक तरह का टैक्स लगा देगा। टैक्स लगाने से क्या हो जाएगा, जो कम कॉस्ट थी अब वो वापस से कॉस्ट बढ़ेगी। तो एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की बेसिकली कोशिश है। गेटिंग द पॉइंट, कार्बन एडजस्टमेंट बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म समझ आया? ठीक है। अब यहां पर बेसिकली अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो बेसिकली अगर कोई बाहर से इंपोर्ट आता है दूसरी कंट्री के ऊपर, और जहां पर इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं दिया जाता, यहाँ पर इन्वायरमेंट कम होती है, उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा। दिस इज कार्बन
बॉर्डर टैक्स। आई होप आपको इसका जो मीनिंग था वो समझ आ गया होगा। अभी पीयूष गोयल जी ने इस पर्टिकुलर टैक्स की बहुत ही ज्यादा बोला है कि ये टैक्स सही तरह से नहीं है, क्योंकि एक्चुअली अगर आप नोटिस करो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लेस डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, तो कैसे हम उनके बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड लगा सकते हैं। आप नोटिस करो ना कहीं जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ज्यादा बेनिफिट्स देने चाहिए, तो ये जरूरी है। प्लस एट द सेम टाइम पीयूष गोयल जी ने ये भी बोला कि हम इंडिया भी खुद का अपना एक इस तरह का कार्बन टैक्स लगा सकते हैं फ्यूचर के अंदर, जिसको हम यूज करेंगे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर। साथ ही साथ ना उन्होंने ये भी बोला है कि यूरोपियन यूनियन की ना जो वहां पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी इससे। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखो मान लो एक कंपनी है, यूरोपियन यूनियन के अंदर कोई कंपनी काम करती है जो कि ऑटोमोबाइल्स बनाती है। अब यहाँ पर इसको बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होंगे उस ऑटोमोबाइल बनाने के लिए। अब पहले हो सकता था ये इनपुट आपको ना दूसरी कंट्री से आ जाते थे जो कि सस्ते होते थे। अब सस्ते रेट पे इनको इनपुट बन गया तो कहीं ना कहीं इनको लोग गाड़ी मैन्युफैक्चर करना बड़ा आसान हो गया। पर अब क्या होगा, ये इनपुट्स इन सभी के लिए महंगे हो जाएंगे। महंगे हो जाएंगे इनपुट्स तो भैया गाड़ी महंगी हो जाएगी, गाड़ी महंगी हो जाएगी तो खरीदेगा नहीं उस गाड़ी को। तो पता क्या होगा, यहाँ से जो कंपनीज है ना वो शिफ्ट होके हो सकता है इंडिया में आ जाए। देखो ऐसा हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है ऐसा उनका कहना है, कितना होगा कितना नहीं होगा ये फ्यूचर बताएगा, पर ऐसा इनका मानना है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स अपने आप में बहुत ही खराब कदम है। बाकी आप कुछ और पॉइंट्स देख पाओगे, जो यूरोपियन यूनियन का फिट फॉर 55 एंड 2030 पैकेज है, जहां पर वो कोशिश कर रहा है क्या ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का बाय एटलीस्ट 55% बाय 2030, उसको यहाँ पे उसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर पैकेज के अंतर्गत आपका सीबीएम भी आ जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीबीएम अभी से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये 2026 से इसकी जो चीजें होंगी ना यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगी। तो जितना आप अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर जितनी कार्बन एमिशंस है उस हिसाब से कार्बन बॉर्डर टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा। ये इसका पूरा ओवरऑल जो मैकेनिज्म था ये इस तरह से वर्क करता है। आई होप थोड़ा टेक्निकल टॉपिक था, पर कहीं ना कार्बन के ऊपर एक तरह का आपने प्राइस लगा दिया। ठीक है, कार्बन के ऊपर एक तरह का प्राइस लगा दिया ताकि आप अपनी एमिशंस को कहीं ना कहीं कम कर पाओ, उसके लिए ये पर्टिकुलर चीज हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज दिल्ली का पोल्यूशन। ठीक है ना, देखो मैं खुद भी दिल्ली में ही हूँ आजकल, आप खुद भी देख ही रहे हो दिल्ली का पोल्यूशन थोड़ा खराब हो ही रहा है। यहाँ पर एयर क्वालिटी काफी सीवियर हो रही है, तो यहाँ पर ना कुछ नई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। पहले मैं ना आपको यहाँ पे CAQM के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। ये यहाँ पे लिखा ना CAQM बार बार आ रहा है न्यूज के अंदर, तो इसको एक बार समझो। CAQM क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसको सेटअप किया गया आपके NCR हो गया और जो आसपास का एरिया ना वहां पर अच्छे से हम कोऑर्डिनेट कर पाए कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, उसी के लिए CAQM है। दरअसल में हुआ क्या था ना, 2020 के अंदर हम एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, उस ऑर्डिनेंस के थ्रू हमने इसको यहाँ पे इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया। फिर हम एक एक्ट लेकर आए, ठीक है, मतलब ऑर्डिनेंस के बाद एक्ट आता है 2021 के अंदर, उसके अंतर्गत ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। तो ये तो था पूरा मैकेनिज्म। इसके पहले हमारे पास एक EPCA हुआ करता था, ठीक है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि काफी लंबे टाइम से चली आ रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था, उसको यहाँ पर CAQM ने रिप्लेस कर दिया है। अभी क्या हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज 3 और 4 नवंबर है ना, तो अभी क्या हुआ है, प्राइमरी स्कूल जो होंगे दिल्ली में उनको बंद कर दिया गया है। जो भी नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। आपके जो BS3 पेट्रोल व्हीकल्स हैं वो अब चल नहीं पाएंगे, BS4 जो डीजल व्हीकल्स हैं अब वो नहीं चल पाएंगे, अगर चलेंगे तो उनके ऊपर फाइन होगा। ठीक है ना, स्टोन क्रशिंग, माइनिंग, ये सब के ऊपर रोक लगा दी गई है। रीजन बीइंग कि देखो एयर क्वालिटी काफी खराब हो गई है और अभी तो दिवाली आने में लगभग 10 दिन बचे हुए हैं। आई डोंट नो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी, पर अभी से ही दिल्ली की सिचुएशन पोल्यूशन की थोड़ी खराब होती हुई देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज विद रिगार्ड्स टू यमन। देखो यमन भी कुछ दिनों से न्यूज के अंदर है, थोड़ी इसकी लोकेशन भी समझनी है। बाकी आप हौथी रिबल्स के बारे में आप जानते होंगे, यहाँ पर इन्होंने भी ना डिक्लेयर कर दिया है कि इसराइल के ऊपर इन्होंने भी कुछ मिसाइल्स कुछ ड्रोन्स यहाँ पे चलाए हैं ताकि कहीं ना कहीं पैलेस्टीन को ये हेल्प कर पाए जीतने के लिए। तो हouthis की अगर हम बात करें ना, तो जो जायदी शिया सेक्ट है ये उसको बिलोंग करते हैं। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो ना, जो हouthi को बैकिंग है वो आपकी ईरान की तरफ से आपको देखने को मिल जाएंगी। यमन के अंदर ना काफी लंबे समय से आपको यहाँ पे सिविल वॉर आपको देखने को मिलेगा, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, स्पेशली जो यहाँ पे यमन की कैपिटल है ना सना, यहाँ पर भी जो कंट्रोल है आपका मेजर कंट्रोल यहाँ पे आपको हouthis का ही यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी और भी फैक्शंस है यहाँ पे, यमनी गवर्नमेंट है, अलकायदा है, अंसार अल शरिया है, पर कहीं ना कहीं जो हouthi रिबल्स है ना इन्होंने काफी अपनी जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। काफी लंबे टाइम से हमें ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा सा यमन की आप लोकेशन समझो, ठीक है, यही रहा यमन। यमन के आपको ओमान देखने को मिल जाएगा ईस्टर्न साइड की तरफ, और उसी तरह से यहाँ पे सऊदी अरेबिया आपको देखने को मिल जाएगा इसके नदर्न साइड की तरफ। यहाँ पर आपको मैंने कई बार आपको बताया है, ये क्या नाम है स्टेट का, बाब अल मंदेब स्टेट, राइट।
ये हमने पहले भी कई बार यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर आपको रेड सी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे गल्फ का नाम क्या है, गल्फ ऑफ ईडन। ठीक है, तो ये लोकेशन थी, यही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी हो गया, ठीक है ना। रेड सी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वेस्टर्न साइड के ऊपर। कंट्रीज भी आप जानते ही हो, और बाबल मंदी स्ट्रेट और डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि आगे देखो यार जाके जो आपकी सुएज कैनाल वगैरह है ना, वहां पर जाके लिंकेज इसका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यमन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, दैट इज ब्लेचली डिक्लेरेशन। इसके रिगार्डिंग तो क्वेश्चन यूपीएससी इतना ही पूछेगा कि आखिर ये डिक्लेरेशन किस चीज से लिंक्ड है, या फिर आप कभी कल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 के अंदर अगर आपके पास कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप इसका जिक्र कर सकते हो। तो हुआ क्या है ना, यहाँ पर जो ब्लेचली डिक्लेरेशन है उसको पब्लिश किया गया और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने भी एग्री किया। उसके अलावा 28 कंट्रीज ने और एग्री किया, जिसमें आपका भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना भी इंक्लूडेड थे। पर सर ये मुद्दा क्या है, देखो मुद्दा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही है, किस तरह से हम ग्लोबल एफर्ट्स को कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं ताकि एआई की सेफ्टी को हम यहाँ पे इंक्रीज कर पाएं, उसके रिगार्डिंग वर्क कर पाएं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही है। तो 2 दिन का ये समिट था आपका यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जो जगह है ना ब्लचली पार्क, वहां पर यहाँ पे 2 दिन का समिट ओपन हुआ था, ठीक है, जो कि ब्रिटेन का वर्ल्ड वॉर 2 कोड ब्रेकिंग सेंटर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। ये चीजें आपको विद रिगार्ड्स टू दिस पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ेगा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी अलग अलग रिस्क के रिगार्डिंग, एंड कहीं ना कहीं जो भी कंसर्न्स हैं उनको कैसे टैकल करना है सबने मिलकर, उसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर डिक्लेरेशन हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विद रिगार्ड्स टू बुकर प्राइज। इंडियन बॉर्न ऑथर हैं नंदिनी दास जी, इनको यहाँ पर ना 2023 का ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि किसके रिगार्डिंग है, जो कि आपका कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। दरअसल में आप सभी ने जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको डेफिनेटली अच्छे से पढ़ा होगा, आई एम श्योर, ठीक है, जहां पर हम पोर्टुगीज कैसे आते हैं और बाकी कैसे आते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्पेक्ट्रम वगैरह के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी बुक के अंदर ना जो थॉमस रो है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी खासी दे रखी है, जहां पर वो बात करती हैं कि जो थॉमस रो थे वो एक इंग्लिश डिप्लोमेट थे जिन्होंने जेम्स वन को रिप्रेजेंट किया था जहांगीर के कोर्ट के अंदर। ठीक है, आप सभी जानते हो ना कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं जब जहांगीर के टाइम के ऊपर बहुत सारे इंग्लिशमैन हमें देखने को मिल जाते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से उस पर्टिकुलर चीज को काफी एक नए पर्सपेक्टिव के साथ ना इन्होंने यहाँ पे इसको बताया हुआ है। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना अपनी स्पेक्ट्रम या जो भी आप बुक पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग, ये पर्टिकुलर टॉपिक स्पेशली जो ब्रिटिशर्स का अराइवल होता है ना उसके रिगार्डिंग आप डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये काफी अब न्यूज में आ चुका है। ठीक है, बाकी आप जानते हो 1615 के अंदर वो सूरत के अंदर अराइव होते हैं थॉमस रो, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बाकी थोड़ा मैं बुकर प्राइज के रिगार्डिंग आपको बात करूं तो ये लीडिंग लिटरेरी अवार्ड है आपका इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के लिए। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये किसके लिए मिलता है, आपका बहुत अच्छा अगर फिक्शन वर्क हो अगर आपका इंग्लिश के अंदर, और ये अगर यूके और आयरलैंड के अंदर पब्लिश होता है तो उसके लिए आपको यहाँ पे बुकर प्राइज मिल सकता है। ठीक है, तो इंडियन बॉर्न थी, ठीक है, तो इस वजह से आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग भी। अगला हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू एलडीएफ यानी कि लॉस एंड डैमेज फंड। देखो एक्चुअल में ना अगर आप यहाँ पहले आपको स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी क्या है कि जब 2027 के अंदर इजिप्ट 2022 के अंदर इजिप्ट के अंदर जो कॉप 27 हुआ था यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 हुआ था, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, तो वहां पर ना एलडीएफ स्टैब्लिश हुआ यानी कि लॉस एंड डैमेज जो फंड होता है। क्या पॉइंट है इस चीज का, देखो यहाँ पे आप समझो, इसकी वैसे तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है एलडीएफ की, पर लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे आपका क्लाइमेट चेंज का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उसका इम्पैक्ट जो कंट्रीज के ऊपर होता है ना, उसके लिए कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे एक तरह का फंड बनाया गया है। डू यू गेट द पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जैसे पाकिस्तान के अंदर ना 2022 के अंदर फ्लड आए। अब देखो इसके पीछे पाकिस्तान तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ना था, कहीं ना कहीं सदियों तक दशकों तक बहुत सारे क्लाइमेट चेंज होता रहा, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने, ठीक है, बहुत एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया, उसका इम्पैक्ट आज के समय हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली इस साल जो हिमाचल प्रदेश के अंदर फ्लड्स आए, सिक्किम के अंदर जो ग्लेशियल फ्लड डिजास्टर आए, तो ये इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, यहाँ पर ना आज के समय सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर आ रहा है, आपके छोटे आइलैंड्स के ऊपर आ रहा है, लीस्ट डेवलप्ड नेशन इनके ऊपर तो आ ही रहा है, साथ ही साथ आपकी डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर भी आ रहा है। तो ये जो फंड हो ना, इसको यूटिलाइज किया जाए इन सभी कंट्रीज के लिए। तो इंडिया का भी यही मानना है कि आप सिर्फ छोटे आइलैंड्स और लीस्ट डेवलप्ड नेशंस के लिए नहीं बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी ओपन करो, ताकि इस तरह की जो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं जो कि एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसको टैकल करने के लिए इस फंड को यहाँ पे यूज किया जा पाए आपकी डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा भी, इन इन एडिशन टू आपका स्मॉल एंड एलडीसीज जो होते हैं लीस्ट डेवलप्ड नेशंस उनके अलावा भी। ठीक है, तो ये था लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में, एंड आई होप आप लॉस एंड डैमेज क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे कहीं ना कहीं। इस फंड के माध्यम से आपकी जो मोस्ट वनरेबल कंट्रीज है ना उनको यहाँ पे एक तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे मिलती है।
तो आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर आपको कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ। एक एडिशनल होमवर्क भी है विद रिगार्ड्स टू परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। देखो कल ही परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को भी रिलीज किया गया है। लास्ट मंथ मैंने आपको पढ़ाया भी था, एक बार खुद ट्राई करना, फिर कल मैं अकॉर्डिंगली इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर भी दूंगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसके अलावा एक मैं आपको और होमवर्क दे रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू SFSI, दैट इज सेफ्टी फूड्स स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसको कौन रिलीज करता है, इसका भी आप मुझे आंसर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। मोरे मणिपुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या वो इंडियन म्यांमार बॉर्डर के ऊपर है? बिल्कुल, यहाँ पे ये बात करेक्ट है। दूसरा, महादेवी वाइल्ड सेंचुरी, बिल्कुल गलत बात है, इसको हमने गोवा के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पढ़ा था, तो सेकंड आपकी फॉल्स हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, इसको थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस बार की जो 31 अक्टूबर थी, आप जानते हो उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस होता है, ठीक है। इसी दिन को हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने भी इनको ट्रिब्यूट वगैरह पे करी ऑन 31 अक्टूबर। तो यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा अगर इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर आप देख पाओगे 2018 को इसको इनॉग्रेट किया गया था, जब सरदार पटेल जी की यहाँ पर 143rd बर्थ एनिवर्सरी थी। साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे टालो स्टैच्यू इसको माना जाता है, जिसकी हाइट 182 मीटर्स हमें देखने को मिलती है। एससीओ जो हम बात करते हैं ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक 8 वंडर्स ऑफ एससीओ लिस्ट यहाँ पे निकाली है, उसके अंदर यहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया है। बाकी आप जानते हो इसकी लोकेशन के बारे में, जो नर्मदा रिवर है उसका साधु बेट आइलैंड, वहां पर आपको केवाड़िया गुजरात के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसको डिजाइन किया गया है बाय राम वी सुतार, जो कि एक पद्म भूषण रिसिपेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, जो पॉइंट है जो कह रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, ये अपने आप में बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट की बात करें कोईकोड की, तो क्या कोईकोड आपका सिटी ऑफ म्यूजिक है? नहीं, ये सिटी ऑफ लिटरेचर है। आपका जो ग्वालियर की बात करी गई थी ना, ग्वालियर था आपका सिटी ऑफ म्यूजिक। तो आई होप ये फर्क आपको पता लग गया होगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो एक दो एमसीक्यूज और भी थे आपको जो मैंने होमवर्क दिए होते हैं, उनको मैं कल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला आप प्लीज ट्राई करना, नीचे मुझे कमेंट्स में बताना, फिर इसको भी कल बाकियों के साथ ही मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।